हेलो स्टूडेंट्स, आज करने जा रहे हैं हम आपका चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसका आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना, बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करना एंड उसे कंटिन्यू करना। तो उसके बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं ओवरव्यू कि क्या क्या यहाँ पे हमें बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद हिस्ट्री आने वाला है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कैसे डेवलप हुआ। उसके बाद कॉन्सेप्ट आएगा, डेफिनेशंस आएगी, कैरेक्टरिस्टिक आएंगे एंटरप्रेन्योर के। उसके बाद आने वाली है क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उसके बाद आएगा फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये तीनों चीज़ें हमें पढ़नी है एंटरप्रेन्योर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्वालिटीज़ क्या होगी एंड उसके फंक्शंस क्या होंगे। एंड उसके बाद वाला पार्ट हमें देखना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं बिजनेसमैन को आगे लाने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर क्या क्या और चीज़ें रहती है, हम क्या ट्रेनिंग ले सकते हैं या डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आने वाला है उसका मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है उसमें। एंड देन उसके बाद आएगा रीसेंट इनिशिएटिव्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं, तो उन्होंने कुछ स्कीम्स बनाई है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। एंड उसके बाद आता है एग्रो टूरिज़्म और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर। चलिए, तो ये हमने ओवरव्यू ले लिया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन, अब जब ये चैप्टर चालू करने जा रहे हैं तो पहले हम पढ़ते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन होता है जो क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, कुछ नया आइडिया लाता है, क्रिएटिविटी लाता है। ठीक है, अब ये क्रिएटिविटी लाने के बाद उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया कि इस चीज़ के लिए हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करने के लिए क्या होगा, काफ़ी सारी चीज़ें उसे लानी पड़ेगी, पैसे लाने पड़ेंगे, मशीन्स लाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ लाने पड़ेंगे बिज़नेस में, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे। तो ये सारे ही रिसोर्सेज बिजनेसमैन क्या करेगा, लाएगा। ठीक है, अब ये ला रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक तरह का रिस्क ले रहा है, क्योंकि बिज़नेस में तो प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है। तो अगर ये लॉस हो गया तो जो भी पैसे उसने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो भी पैसे उसने लाए हैं बिज़नेस में, वो सारे ही डूब सकते हैं। ठीक है, इसके लिए वो क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करता है, एक तो क्रिएटिविटी कुछ लाता है कि चलो इस चीज़ का उसे बिज़नेस करना है। मान लो हम सुपरमार्केट का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलिए किसी को ऐसा आइडिया आया कि हम सुपरमार्केट का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, लैंड जगह रिक्वायर्ड होगी, पैसे रिक्वायरमेंट होंगे, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, सेटअप करना पड़ेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, फिनिश गुड्स लाना पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें वो लाएगा। और वो क्या कर रहा है, रिस्क ले रहा है एक तरह का, ये सारा इन्वेस्टमेंट करके। तो एक तो वो क्रिएटिविटी ला रहा है, दूसरा वो रिस्क ले रहा है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बिजनेसमैन करता रहेगा, वहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग करेगा। डे टू डे बिज़नेस स्टार्ट हो या बिज़नेस चलते रहता हो, बहुत सारे डिसीजंस बिजनेसमैन को लेने पड़ते हैं। अब मान लो बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कौन सी जगह पे स्टार्ट करना है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कौन सी पोजीशन पे कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, कैसे एम्प्लॉयज़ होंगे, सैलरीज़ क्या होगी, रॉ मटेरियल हम कौन से सप्लायर से लेंगे, एडवर्टीज़मेंट हम कहाँ पे करेंगे, हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी, ऐसे काफ़ी सारे डिसीजंस उसे लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है एक बिजनेसमैन में, तब जाके वो बिज़नेस को स्टार्ट करता है। अब दूसरी चीज़, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो हम जॉब करने जाते हैं, ठीक है, कहीं पे हमें जॉब करनी है,
तो अब वहाँ पे उस पोस्ट के लिए क्या हो जाता है, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप कहीं पे अकाउंटिंग के जॉब के लिए जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं कि चलो हमें बीकॉम क्लियर हुआ पर्सन होना चाहिए, या फिर हमें सीए पर्सन चाहिए, कोई सीए है वो। तो वो क्वालिटी, वो स्पेसिफिक नॉलेज या डिग्री उस पर्सन के पास होना चाहिए, तभी उसे जॉब मिल सकती है। लेकिन इन केस ऑफ बिजनेस कैसा होता है, ये सारी डिग्री या क्वालिफिकेशन होने की ज़रूरत नहीं है। बिजनेसमैन खुद की मर्ज़ी से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या पढ़ा हमने एंटरप्रेन्योर के बारे में कि बिजनेसमैन क्या क्या करता है। ठीक है, वो रिस्क लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है, कैपिटल लाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, और इसीलिए उसे फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा गया है। एंटरप्रेन्योर को फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोला गया है। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं यहाँ पे उन लोगों ने क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ फुल टाइम जॉब। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस करना इज़ अ फुल टाइम जॉब। ये एक फुल टाइम जॉब है विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ऑफ कोर्स आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, सोच रहे हो तो आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा एंड फुल डेडिकेशन आपको अपने काम के अंदर रखना ही होगा, तो ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। और इसे फुल टाइम जॉब क्यों कहा गया है? मान लो हम कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो क्या होता है, फिक्स आवर्स रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, 8 आवर्स 10 आवर्स व्हाटएवर जितने भी है, आप उतने घंटे काम करते हो और घर पे आ जाते हो। उसके बाद क्या, एवरी मंथ आपको सैलरी मिल जाती है। तो वो फुल टाइम जॉब नहीं, ये फुल टाइम जॉब है। जो भी बिजनेस मैन है वो कभी भी उसके बिजनेस के बारे में हमेशा ही सोचता रहता है एंड उसके बिजनेस के लिए ही कभी भी काम करते रहता है। वो टाइमिंग्स नहीं देखेगा कि मैं इतने ही टाइम के अंदर, मान लो मेरा 10 to 6 का टाइम है पूरे दिन का, तो मैं उतने ही घंटे काम करूँगा या तभी डिसीजन मेकिंग करूँगा। वो वैसे नहीं सोचेगा, वो उसके बिजनेस के लिए हार्ड वर्क करेगा, डेडिकेशन रखेगा एंड हमेशा ही वो उसके बिजनेस के लिए सोचता रहेगा। इसलिए इसे फुल टाइम जॉब कहा गया है। द एंटरप्रेन्योर इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योर्स आर इनोवेटर्स। देखिए, उन्हें इनोवेटर्स कहा गया है क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स कुछ नया हमेशा सोचते रहते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो, उसमें भी कुछ नया चेंजेस लाना है, उसके बारे में भी सोचते हैं, या फिर मार्केट में कस्टमर को कौन से नए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो नया प्रोडक्ट भी वो रिसर्च करते हैं, इनोवेट करते हैं, इसलिए उसे इनोवेटर्स कहा गया है। नाउ दे आर ओनर्स। देखिए, क्या होते हैं, वो ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओन करते हैं, बिजनेस में वो कैपिटल लाते हैं, इसलिए वो बिजनेस के ओनर है। प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को, गुड्स को। मार्केट क्रिएटर। देखिए, मार्केट क्रिएटर क्यों कहा गया है कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, क्या करेगा बिजनेसमैन, देखेगा कि चलो ये कस्टमर्स को ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करेगा एंड उसकी डिमांड वो क्रिएट करता है, इसलिए यहाँ पे उसे मार्केट क्रिएटर कहा गया है। डिसीजन टेकर्स। डिसीजन लेता है वो काफ़ी सारे बिजनेस में। एंड रिस्क टेकर। ऑफ कोर्स बिजनेस है तो रिस्क भी साथ ही चलेगा। विदाउट रिस्क बिजनेस कभी नहीं हो सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि हम बहुत सारा कैपिटल लाते हैं बिजनेस में, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके लिए अब वो इन्वेस्टमेंट हमारे वापस हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये कुछ फिक्स नहीं रहता, इसलिए बिजनेस हमेशा रिस्क पे ही चलता है। Now, entrepreneurs are referred to as fourth factor of production, along with the other factors such as land, labor, capital. इनके साथ फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर को कहा गया है। Now, they generate employment opportunities. देखिए, ये क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं। ऑफ कोर्स हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो अब सारे ही काम हम खुद तो कर नहीं सकते। ठीक है, रॉ मटेरियल भी हमने लाया, प्रोडक्ट भी हमने बनाया, सर्विस भी हम ही दे रहे हैं, पैकिंग भी हम ही कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट भी हम ही कर रहे हैं, नहीं, सारी चीज़ें हम अकेले नहीं कर सकते, हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती ही है बिजनेस में। तो क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है।
तो दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सो दे आर द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोसेस। देखिए इकोनॉमिक प्रोसेस लाता है ये हमारी कंट्री में। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। हमारी कंट्री हो या कोई भी कंट्री की हम बात करें, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती ही है और वो उस कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। नाउ ये हमने देखा इंट्रोडक्शन। अब उन्होंने कुछ हिस्ट्री बताया है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अब देखते हैं, इन द अर्ली 16th century द टर्म एंटरप्रेन्योर वॉज यूज बाय फ्रेंचमैन टू डिनोट मैन लीडिंग इन मिलिट्री एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन मतलब जर्नी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने फ्रेंचमैन है, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया था। किसके लिए यूज़ किया था? मिलिट्री जर्नी जो लीड करता है उस पर्सन के लिए। नाउ नेक्स्ट इज अराउंड, उसके बाद क्या हुआ? अराउंड 1700 AD द टर्म वॉज यूज्ड इन फ्रांस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स इन और आर्किटेक्ट्स। इन लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया था, कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्किटेक्ट्स के लिए। By the early 18th century, the term was applied to business and economic activities by the French economist Richard Cotillon Cantillon। ठीक है, उसके बाद बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया। जो भी बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते थे उन पर्सन्स के लिए एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज़ किया गया। नाउ नेक्स्ट इज इन 1848 famous economist John Stuart Mill described entrepreneurship as the founding of a private enterprise। इन्होंने इस चीज़ को, इस एंटरप्रेन्योरशिप को ऐसे डिफ़ाइन किया कि भाई कुछ हमने प्राइवेट एंटरप्राइज क्रिएट किया है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया है। फाउंडिंग मतलब स्टार्ट करना, कुछ नया ढूंढना। तो प्राइवेट एंटरप्राइज स्टार्ट किया, उसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा गया है। Now, as far as India is concerned, several factors are responsible for the slow growth of entrepreneurship in pre-independent India। जब भी इंडिपेंडेंस नहीं आया था कंट्री में, उसके पहले बिजनेस का ग्रोथ काफ़ी स्लो था। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उसके लिए। Now, at the time of independence, the industrial base of our economy was very poor। देखिए, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब कंट्री में सिचुएशन बहुत ख़राब थी। इंडस्ट्रीज़ के लिए तो बहुत ही ख़राब थी। नाउ द इंडस्ट्रीज़ वर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज लाइक शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मार्केटिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा। However, the Indian government is considerably enhancing the ease of doing business। देखिए वो टाइम एकदम स्टार्टिंग का था जब बिजनेसेस डेवलप हो रहे थे, जब इंडिपेंडेंस मिला तभी। इसलिए उस टाइम ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी कि लोगों के पास पैसे नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए, या फिर रॉ मटेरियल या हम मशीनरी बोल सकते हैं प्रॉपर क्वालिटी के अवेलेबल नहीं थे। मार्केटिंग प्रॉब्लम्स आती थी, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, लोगों को कन्विंस करना कि वो प्रोडक्ट खरीदे, उन सारी चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए एंड अभी हमारी कंट्री में बिजनेसेस काफ़ी सारे ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट के बारे में। अब यहाँ पे कंसेप्ट में हम कुछ मीनिंग भी देखने वाले हैं, आगे डेफिनेशंस भी आएंगी। नाउ द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर वेरीज फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री, एज वेल एज फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ इकोनॉमिस्ट नेवर हैड अ कंसिस्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप। द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योरे, इट मीन्स टू अंडरटेक। ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती है कि एंटरप्रेन्योर वर्ड किस पे से आया है, तो ये याद रखना है हमें कि फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योरे के ऊपर से आया हुआ है, या फिर एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, टू अंडरटेक। ठीक है, ये हमें याद रखना है। टू अंडरटेक मतलब कुछ काम लेना, कुछ काम करना। ठीक है, कुछ एक्टिविटी करना, उसे हम कहते हैं टू अंडरटेक।
Now, an entrepreneur is a person who starts a business and willing to risk a loss in order to make money. देखिए, एन एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन कौन होता है? इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस. बहुत इजी डेफिनेशन है और चैप्टर भी बहुत इजी है. देखिए क्या कौन होता है? वो बिजनेस स्टार्ट करेगा. एंड दूसरा इज़ विलिंग टू टेक रिस्क, मतलब खुद उसकी मर्जी से रिस्क लेना चाहता है. उसे किसी ने फोर्स नहीं किया है कि तुम रिस्क लो. विलिंग टू टेक रिस्क, खुद की मर्जी से वो रिस्क ले रहा है. लॉस हो सकता है उस चीज़ का, वो रिस्क ले रहा है. क्यों लेता है? इन ऑर्डर टू मेक मनी, पैसे अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए वो रिस्क लेता है. नाउ द कॉमन कीवर्ड्स बिजनेसेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड. देखिए क्या बताया उन लोगों ने? बिजनेसेस एंड रिस्क आर इंटर रिलेटेड, दोनों ही रिलेटेड है. बिजनेस है तो रिस्क हमेशा ही हमेशा होगा. विदाउट रिस्क बिजनेस कभी नहीं हो चलेगा. इफ देयर इज नो रियल बिजनेस और रिस्क, अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर. अगर तुम रिस्क नहीं ले रहे हो तो तुम एंटरप्रेन्योर कहलाते ही नहीं हो. बिजनेस में हमेशा ही रिस्क आएगा. Now the small businessman who has founded your neighborhood grocery shop is an entrepreneur. The founder of a startup laundry service across the street is an entrepreneur. देखिए उन लोगों ने क्या बुलाया है, बताया इन सब पॉइंट्स में कि हम जो लोकली देखते हैं सारे शॉप्स रहते हैं, ठीक है, जो भी बिजनेसेस चलते हैं, हम वो भी एंटरप्रेन्योर है. और बड़े बड़े बिजनेस की अगर हम बात करें, रिलायंस है, टाटा है, तो वो भी बिजनेसमैन ही है, वो भी एंटरप्रेन्योर ही है. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसे ही हम एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है. हमने खुद ने अगर हमारी कोई शॉप स्टार्ट की है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या कोई हम सर्विस देना चाहते हैं, चलो हमने कोई होटल स्टार्ट किया या फिर कोई और बिजनेस हमने स्टार्ट किया, जैसे फूड ग्रेन्स का बिजनेस स्टार्ट किया, कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया, ज्वेलरी शॉप स्टार्ट की, छोटी शॉप स्टार्ट की, तो वो उसे भी हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, उस पर्सन को भी. और जो बड़े बड़े बिजनेसेस करता है वो भी एंटरप्रेन्योर ही कहलाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों भी रिस्क ले रहे हैं. ठीक है, चलिए. द फाउंडर ऑफ द मल्टी बिलियन रिलायंस कंपनी लिमिटेड विथ हिज हाई टेक वर्ल्ड लीडिंग एप्लीकेशंस इज एन एंटरप्रेन्योर. देखिए ये भी एंटरप्रेन्योर है और ये छोटे छोटे हैं वो भी एंटरप्रेन्योर ही है. द फ्रीलांसिंग प्लम्बर who works for himself and unclogs your drains is an entrepreneur. उसे भी हम एंटरप्रेन्योर ही बोलेंगे. फ्रीलांसिंग प्लम्बर है, छोटा मोटा काम कर रहा है, भाई वो भी तो खुद का बिजनेस ही कर रहा है, रिस्क ले रहा है, तो उसे भी हम एंटरप्रेन्योर ही बोलेंगे. नाउ एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल to start a new business venture by taking risk and managing it in this technology enabled competitive global environment. देखिए यहाँ पे हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, इंसान की खुद की विलिंगनेस रहती है टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर. वेंचर मतलब कोई, जैसे हम बोलते हैं कि चलो हमने कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया या नया बिजनेस स्टार्ट किया या कुछ नई एक्टिविटी हमने स्टार्ट की, उसे हम वेंचर बोलते हैं जहाँ पे रिस्क रहता है. ठीक है, तो विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर बाय टेकिंग रिस्क रहेगा उसमें, एंड मैनेजिंग इट. बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया लेकिन उसे मैनेज भी कंटिन्यू करना पड़ेगा. मैनेजिंग इट इन दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इन्वायरमेंट. आजकल एनवायरनमेंट कैसा है? टेक्नोलॉजी इनेबल्ड. कोई भी फील्ड हो, टेक्नोलॉजी के बिना बिजनेस नहीं चल रहा है. छोटे से छोटा भी बिजनेस हो, वहाँ पे टेक्नोलॉजी रहती है. और कैसा है? कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इन्वायरमेंट. बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड भी आजकल हो रहे हैं, जैसे कि अभी आजकल सारी ही चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, तो कस्टमर के पास कैसा है? बहुत सारे ऑप्शंस ग्लोबली अवेलेबल हो गए हैं. कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना हो तो वो उसे कहीं के भी प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, वो कहीं से भी मंगवा रहा है, उसके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो कंपटीशन कैसा हो गया है? ग्लोबल लेवल पे बहुत बढ़ गया है. ठीक है, तो entrepreneurship means the willingness of individual to start a new business venture by taking risk and managing it in this technology enabled competitive global environment.
चलिए आगे देखते हैं क्या उन लोगों ने बोला है। द एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट टू इनोवेट, लीड, इन्वेंट और पायोनियर विद अ डिस्रप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। देखिए सारी ही चीज़ें बिजनेसमैन के अंदर रहेगी। पैशनेट टू इनोवेट मतलब कुछ ना कुछ इनोवेशन लाने के लिए उसके दिमाग में कांस्टेंट थिंकिंग चलती ही रहेगी, ठीक है। वो ज़बरदस्ती काम नहीं करेगा, उसे अच्छा लगेगा उसके बिजनेस में इनोवेशन लाना। पैशनेट टू इनोवेट, लीड करेगा वो बिजनेस को, उसके अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको वो लीड करेगा। इन्वेंट कुछ ना कुछ नया ढूंढेगा, और पायोनियर विद डिस्रप्टिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली वो क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी नई आ रही है उसे उसके बिजनेस में लाते रहेगा। Now the size of business, the type of work involved, the age or formal education of the entrepreneur, etc. do not restrict the entry of the entrepreneur। देखिए अब बिजनेस के लिए साइज ऑफ बिजनेस मैटर नहीं करता है, बड़ा हो या छोटा हो कोई भी हो सकता है बिजनेस। टाइप ऑफ वर्क क्या है वो भी कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, आपको जो बिजनेस करना हो आप कर सकते हो। द एज और फॉर्मल एजुकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर की एज क्या है या फॉर्मल एजुकेशन क्या है वो भी देखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एज पे आपको बिजनेस करने की इच्छा हो तो आप बिजनेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बिजनेसमैन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। Similarly, the label of success or failure also does not matter। देखिए ऐसा भी नहीं है कि बिजनेस से अगर प्रॉफिट किया, सक्सेसफुल हुआ तो ही हम उसे एंटरप्रेन्योर बोलेंगे उस पर्सन को, ऐसा नहीं है। भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पर्सन एंटरप्रेन्योर ही कहलाएगा। Now entrepreneurs are the people who have the courage to offer and share an idea or a product or service with the world। Now they try to make market a better place where the needs of consumers can be satisfied। देखिए ये मार्केट को क्या करते हैं, हमेशा ही मार्केट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं ताकि कस्टमर को या कंज्यूमर को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिलते रहे या अच्छे से अच्छी सर्विस मिलती रहे, ठीक है। देखिए जैसे हम पहले यहाँ अपने एजुकेशन की ही बात करें तो जैसे पहले ऑफलाइन पढ़ाई होती थी, क्लासेस चलते थे, अभी कैसा है हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है सर्विस में ताकि क्या हो रहा है, कस्टमर को, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एंड उनके लिए नए नए ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज़ करके कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ नया लाया गया है। चलिए तो ये हमने देख लिया कंसेप्ट के बारे में एंटरप्रेन्योर के। नाउ डेफिनेशंस, अभी हमें कुछ डेफिनेशंस बताई गई है। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है हॉवर्ड स्टीवनसन, a long-time professor at Harvard Business School, defines entrepreneurship is the pursuit of opportunity beyond resources controlled। देखिए entrepreneurship क्या है, pursuit of opportunity, कुछ अपॉर्चुनिटी है उसका यूज़ करना beyond resources control। अभी देखिए फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है हमें नहीं पता है। हमने कुछ प्रोडक्ट इन्वेंट किया, मार्केट में लाया है, वो चलेगा नहीं चलेगा हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमने उसके पीछे जितना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो सारा डूब भी सकता है ना। तो रिसोर्सेज जो कंट्रोल हम कर सकते हैं उसके भी बियॉन्ड चाहता है बिजनेसमैन, उसके भी आगे कुछ सोचता है एंड वो क्या करता है, जो अपॉर्चुनिटी है उसका यूज़ करता है, उसे हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। Now Webster Dictionary gives a definition: an entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk loss in order to money। ये ही चीज़ हमने आगे अभी पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन who starts a business, बिजनेस स्टार्ट करेगा and willing to risk a loss, खुद से रिस्क लेना चाहता है वो, in order to make money, क्यों, पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो ये चीज़ करता है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन
who organizes and operates a business or businesses taking on greater than normal financial risk in order to do so. देखिए अभी इन्होंने क्या बोला है, एन एंटरप्रेन्योर कौन है, इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है बिजनेस के लिए उसे हम लाते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है, लैंड लाता है, पैसे लाता है, मटेरियल लाता है, ह्यूमन रिसोर्स लाता है, ये सारे ही रिसोर्सेज वो लाता है बिजनेस में, उसे हम ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करेगा, चलाएगा। बिजनेस और बिजनेसेस, एक से ज़्यादा बिजनेस भी हो सकते हैं, हमें पता है। हमने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो एक से ज़्यादा बिजनेस करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही बिजनेस चलाते रहे, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू डू सो। अब ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क क्या हो जाएगा? अब मैंने कुछ पैसे खुद से इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो मेरे पास थे वो मैंने इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। अब उसके बियॉन्ड भी मुझे कुछ आगे रिस्क लेना है। मुझे पता है ना, मुझे नया प्रोडक्ट लाना है, मुझे ऐसे लग रहा है ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, तो उसके लिए अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, बैंक से लोन लूँगी या किसी फ्रेंड से लोन लूँगी, ठीक है। अब ये अगर मान लो ये पैसे डूब गए या इन्वेस्टमेंट वापस नहीं आया तो मेरा खुद का तो जाएगा ही, प्लस मैंने दूसरों के इन्वेस्टमेंट किए वो भी जाएंगे। तो इसलिए बिजनेसमैन क्या करता है, ग्रेटर देन नॉर्मल फाइनेंशियल रिस्क लेता है, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी करता है एंड बिजनेस को ऑपरेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। 3 डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम आगे देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम बोल सकते हैं एक बिजनेसमैन के अंदर होने चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन, enthusiasm, sincerity, etc. The characteristics of an entrepreneur may be briefly stated as follows. अब पॉइंट वाइज हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन क्या करता है, कुछ ना कुछ नया सोचते रहता है। जैसे हमने देखा कि किसी को ऐसे आइडिया है कि चलो सुपरमार्केट का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसने क्या किया है, कुछ सोचा है, कुछ क्रिएटिव थिंकिंग की है कि चलो कोई एरिया में सुपरमार्केट नहीं है तो वहाँ पे कस्टमर्स आ सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं अगर हम वहाँ पे सुपरमार्केट ओपन करें तो क्या हुआ, इसने कुछ नया सोचा, इसलिए उसके अंदर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होनी चाहिए। प्लस वो और भी चीज़ें क्या सोचेगा कि और हम क्या क्या अच्छे से अच्छी सर्विस देंगे ताकि कस्टमर बिजनेस में अट्रैक्ट हो सके, तो वो सोचते रहेगा। इसके लिए बिजनेसमैन के अंदर हमेशा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ होनी ही चाहिए, तभी ही उसका बिजनेस ग्रो कर सकता है। नाउ एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ क्रिएटिव थिंकर। देखिए हमेशा वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचेगा। He has reasonably good intelligence. He has ability to analyze business situation. This ability will help him to take proper decision. देखिए वो क्या करता रहेगा, हमेशा ही बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज करेगा। जैसे कि मान लो उसे उसके बिजनेस की किसी पर्सन को उसके बिजनेस की ब्रांच ओपन करनी है, ठीक है। अब वो ब्रांच ओपन करनी है तो वो क्या करेगा, सिचुएशन को एनालाइज करेगा कि चलो हमें कौन सी प्लेस पे वो ओपन करनी है, लैंड हम कितनी लेंगे, रिक्वायरमेंट कैपिटल की कितनी होगी। वो क्या करेगा, सिचुएशन को एनालाइज करेगा एंड उसके बेस पे फिर डिसीजन मेकिंग करेगा। इसके लिए सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होना चाहिए बिजनेसमैन में वो है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर विजन। फ्यूचर विजन, बिजनेसमैन जो भी थिंकिंग करेगा, डिसीजंस लेगा बिजनेस में, वो सारी ही चीज़ें वो फ्यूचर को ध्यान रख के करेगा। मान लो अभी फ्यूचर में हम बोलेंगे कि चलो रेनी सीज़न आने वाली है, तो बिजनेसमैन सोचेगा कि चलो उस टाइम पे कौन से प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, या फिर अभी मान लो स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं,
तो चलो उस टाइम पे स्टूडेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो हम उस हिसाब से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच के काम कर रहा है, फ्यूचर विजन उसके अंदर होना चाहिए। या फिर वो उसने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है तो फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, रिस्क हो सकते हैं, उसके बारे में भी सोचेगा। तो हमेशा ही बिजनेसमैन क्या करेगा, फ्यूचर को ध्यान में रख के काम करता रहेगा। The entrepreneur has a good foresight about future market situation. He should also have knowledge about external business environment. देखिए, उसको external business environment मतलब बिजनेस के अंदर नहीं, आउटसाइड भी क्या चल रहा है उसे पता होना चाहिए। कि मार्केट में मान लो हम बैग्स बना रहे हैं, ठीक है, स्कूल के बच्चों के बना रहे हैं या कॉलेज स्टूडेंट के बना रहे हैं, तो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो उसे एक्सटर्नल चीज़ों का भी आइडिया होना चाहिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। This will help him to take proper decision according to the situation and changes in the market, so he can take timely action for the same. अगर उसे पता है एक्सटर्नल इंटरनल तो हमें पता ही रहती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में भी अगर हमें पता है तो हम डिसीजन बहुत एक्यूरेटली ले सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हार्ड वर्क। बिजनेसमैन कैसा होना चाहिए, ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग होना चाहिए। विदाउट हार्ड वर्क बिजनेस नहीं चलेगा, उसे बहुत मेहनत करनी है। जॉब करने जाएगा तो ठीक है, फिक्स आवर्स काम करने पर कोई पर्सन जॉब करता है तो फिक्स आवर्स काम करके वो आ जाएगा, उसे ज़्यादा वहाँ पे मेहनत नहीं करनी है। लेकिन अगर खुद ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और अगर उसमें भी नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस टाइम पे एफर्ट्स बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे हमने सुपरमार्केट का एग्जांपल लिया था, तो जब हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, वो सारा सेटअप करने में, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने में, कस्टमर्स को एडवर्टीज़मेंट करने में। अब एक बार स्टार्ट हो गया, कस्टमर को पता है कि यहाँ पे सुपरमार्केट है, यहाँ से हमें चीज़ें मिल जाएगी, उसके बाद एफर्ट्स कम हो जाएंगे। एफर्ट्स तो लगेंगे ही लेकिन थोड़ा कम हो जाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए, बिजनेसमैन हार्ड वर्किंग होना चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड, इट इज़ मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। नया वेंचर हो तो हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ही हैज़ टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, many a time he has to handle the main areas of business independently. This will make him successful. Now next characteristic is technical knowledge. देखिए, एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए, वो जिस भी बिजनेस में काम कर रहा है टेक्नोलॉजी का बराबर से उसको आइडिया होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी उसे होना चाहिए। मान लो कोई सीए फर्म है, पहले कैसा था, फिजिकल रिटर्न फाइलिंग होता था, ठीक है, ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ता था। जबकि अब कैसा हो गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, ई फाइलिंग होता है रिटर्न का। तब ये क्या हो गया, कुछ चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी में जिसका नॉलेज बिजनेसमैन को होना चाहिए। नाउ एन एंटरप्रेन्योर हैज़ गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ द एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर की, बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों अच्छी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स कोई पर्सन जॉब कर रहा है वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक बिजनेसमैन की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसे बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। सप्लायर से कम्युनिकेट करना पड़ता है मटेरियल लेने के लिए, और इन्वेस्टर से कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि वो उसके बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करें। कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है ताकि वो उसका प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, और गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशंस होते हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ उसके कम्युनिकेशंस होते हैं। बिज़नेस के अंदर भी उसके एम्प्लॉय के साथ भी उसके कम्युनिकेशंस होते हैं,
तो अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो ही वो सामने वाले पर्सन को किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस कर सकता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस कर सकता है। ठीक है, इसके लिए बिजनेसमैन की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड एंटरप्रेन्योर्स नीड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल लाइक कस्टमर्स, सप्लायर्स, creditors, employees, etc. He must be able to express his ideas and strategies effectively. It is necessary that there is proper understanding between the sender and receiver of the message. अच्छे से अगर वो बता पाएगा तो ही सेंडर मतलब जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और रिसीवर मतलब जो इन्फॉर्मेशन सुन रहा है, दोनों के बीच में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। क्या होना चाहिए एंटरप्रेन्योर? हाईली ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव होना चाहिए वो उसकी थिंकिंग में। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आई और वो डर जाएगा तो वैसे नहीं चलेगा। उसे हमेशा ही क्या करना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी मान लो कॉम्पिटिटर ने उसके प्रोडक्ट के प्राइस कम कर दिए और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, तभी बिजनेसमैन डर के बैठ जाएगा। वो बोलेगा नहीं नहीं अभी हम हमारा बिजनेस बंद कर देते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। बिजनेसमैन कैसा होना चाहिए? हाईली ऑप्टिमिस्टिक। कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी तो वो उसे सॉल्व करते रहना चाहिए, हाईली ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। तो एन एंटरप्रेन्योर हैज़ ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। ही इज़ ऑलवेज होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट मार्केट सिचुएशन इवन इन फेलियर टाइम्स। बिजनेस में सक्सेस टाइम भी होता है, फेलियर टाइम भी होता है, तो फेलियर टाइम में भी उसने उसका कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना चाहिए। सच पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प हिम टू रन हिज बिजनेस सक्सेसफुली। चलिए आगे देखते हैं रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। अब रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए बिजनेसमैन में। हमने पढ़ा कि बिजनेस कभी भी विदाउट रिस्क नहीं होगा, बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। कोई भी छोटे से छोटा भी बिजनेस हम देख लेना, लोकली हम स्ट्रीट पे कोई शॉप देख लें तो क्या होगा, वहाँ पे भी उस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट तो किया ही है। ठीक है, वो एवरी मंथ रेंट दे रहा है, उसने वहाँ पे जो भी थोड़ा छोटा भी होगा फर्नीचर लाया हुआ है, एक आध एम्प्लॉय भी रखा है, रॉ मटेरियल लाया है और थोड़ी सी फैसिलिटीज़ की है, कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया ही है। अगर बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता है तो क्या होगा, उसे उसका इन्वेस्टमेंट वापस नहीं मिलने वाला है। तो बिजनेसमैन को रिस्क बिजनेस में होता ही है, ये दिमाग में रख के ही चलना है, तो उसके अंदर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। नाउ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। ही इज़ रेडी टू फेस चैलेंजेस एंड ऑलवेज सीक्स न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटी। देखिए, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क, उसे वो कैलकुलेट कर सकता है, उसे पता है कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और मेरा कितना लॉस होने वाला है, तो वो क्या करेगा, लॉस रिस्क भी लेता है एंड चैलेंजेस भी फेस करता है। तो ये हुआ हमारा 7 कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? खुद पे भरोसा होना। ठीक है, बिजनेसमैन जो एवरीडे की लाइफ में जो भी डिसीजन मेकिंग करते रहता है तो उसे खुद पे भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। ठीक है, वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो बाकी लोग फिर उसके ऊपर ट्रस्ट कर ही नहीं पाएंगे। एम्प्लॉयज़ है, सप्लायर है, कस्टमर है, ये सारे लोग फिर उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिजनेसमैन खुद हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। Then entrepreneur has self-confidence. He has positive desires to achieve his goals. Such self-motivation keeps him strong and confident to face various obstacles. Obstacles मतलब problems. इफ़ अ बिजनेसमैन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जितने भी चैलेंजेस बिजनेस में आते रहते हैं वो उसको बहुत आसानी से फेस कर सकता है। चलिए बच्चों, ये हमने देख लिया है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आगे पढ़ने वाले हैं क्वालिटीज़, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ उसकी आने वाली है।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।